प्यारे बच्चों और मेरे भारतवर्ष के सभी सम्माननीय गणमान्य नागरिकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अजय कुमार अपने YouTube चैनल न्यू स्टार एरुडाइट क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 26 जनवरी 2022 का दिन है, जबकि हमारा समूचा भारतवर्ष, हमारा हिंदुस्तान बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस की इस सुंदर घड़ी को मना रहा है, उसकी खुशियां मना रहा है। इस सुंदर घड़ी में, इस सुंदर समय में मेरी तरफ से मेरे सभी देशवासियों को और मेरे सभी प्यारे बच्चों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है और ये हम लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। इसलिए इस गणतंत्र दिवस की खूबसूरत घड़ी पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये आपसे बताना चाहता हूं, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है मुझे ये सब बताने की, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि मैं आपसे बात करूं और इस बारे में थोड़ी सी चर्चा ज़रूर करूं। जैसे सबसे पहले आज मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है कि गणतंत्र दिवस जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो आखिर ये गणतंत्र दिवस में जो गणतंत्र शब्द आता है इसका मीनिंग क्या है। गणतंत्र शब्द का मतलब है, जैसे पहले के समय में आपने देखा होगा कि राजा महाराजाओं का समय चला करता था। उस वक्त कोई भी नया राजा महाराजाओं की फैमिली से ही बनता था, किसी और दूसरे को राज्य चलाने का अधिकार नहीं होता था। पर गणतंत्र का मतलब यही है कि देश की जनता के द्वारा और जनता के बीच में से ही एक इंसान होता है, हम उसको चुनते हैं और वो इंसान हमारा प्रतिनिधित्व करता है। ये स्वतंत्रता हमको मिलती है गणतंत्र राज्य में। तो हमारा देश आज गणतंत्र है और गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा है। तो गणतंत्र का मतलब यही होता है कि देश की जनता के द्वारा और जनता के बीच में से ही किसी को चुनकर उसे वो अधिकार देना कि वो हमारा प्रतिनिधित्व कर सके। ये गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी 2022 को जो मना रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि ये 73वां गणतंत्र दिवस है। मतलब इसके पहले हमने 72 वर्ष गणतंत्र के सेलिब्रेट कर चुके हैं हम सब। इस 73वें गणतंत्र दिवस पर जैसे कि आप जानते ही हैं कि गणतंत्र दिवस ये जो हमको मिला मनाने को, इसका श्रेय किसको जाता है। ये जो श्रेय जाता है, ये मुझे जहां तक लगता है, ये पूरा का पूरा श्रेय हमारे देश के उन महावीरों का, उन महान पुरुषों का है, उन लोगों का है जिन्होंने हमारे देश को इस स्थान तक पहुंचाने के लिए, इस जगह तक पहुंचाने के लिए न सिर्फ अपना घर बार, अपने परिवार को, बल्कि उन्हें अपनी जान की बलि भी देनी पड़ी, उन्हें अपनी जान भी न्यौछावर करनी पड़ी। 15 अगस्त 1947 को हमारा इंडिया स्वतंत्र हुआ, हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 1947 को 15 अगस्त में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय, क्योंकि उससे पहले तक पूरा का पूरा जो रूल्स चलते थे, जो पूरा का पूरा शासन चलता था, वो अंग्रेजों का चलता था। करीब 200 वर्षों के शासन के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूरी तरीके से आजाद हुआ।
क्योंकि उससे पहले तक अंग्रेजों के रूल्स चलते थे, उनके शासन चलते थे, तो बहुत जरूरी था कि अब उनका शासन क्योंकि खत्म हो गया, हमें पूर्ण स्वराज्य मिल गया, तो अब हमारे देश का कोई ना कोई शासन होना चाहिए, उसके कुछ रूल्स होने चाहिए, तभी हमारा देश उन रूल्स के आधार पर चलेगा। तो ये बहुत जरूरी हुआ कि कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाए जिन नियमों के आधार पर यह कंट्री चलाई जाएगी। तो वो नियम बनाए गए, नियमों को बनने में काफी वक्त लगा। फाइनली 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 को हमारा कंट्री फ्री हुआ। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को जो रूल्स बनाए गए उनको लिखा गया, उसे जो लिखा गया उस पूरे को हमने संविधान बोला, उस पूरे को हमने संविधान बोला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया उसको। वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया गया। मान लिया गया कि ये रूल्स जो बने हैं इनके आधार पर, इनके बेसिस पर अब आगे का हमारा जो कंट्री होगा उसको चलाया जाएगा। एडॉप्ट किया गया, लेकिन उस समय उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, उसको लागू नहीं किया गया। उस वक्त लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था, बना था, उसको एडॉप्ट किया और उसके बाद अगले ही वर्ष जनवरी में 26 जनवरी 1950 को उसे इंप्लीमेंट किया गया, उसे लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को क्योंकि हमारे देश का जो संविधान था, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको इंप्लीमेंट किया गया था, उसको लागू किया गया था, उसी की खुशियां हर वर्ष हम 26 जनवरी को मनाते हैं। अब उसमें भी एक छोटी सी बात है कि आखिरकार संविधान को लागू करने के लिए हमने 26 जनवरी ही क्यों चुना, 26 जनवरी ही हमने वो डेट क्यों चुनी? तो 26 जनवरी हमने डेट इसलिए चुनी संविधान को लागू करने के लिए क्योंकि 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। इसीलिए हमने डेट वही रखी 26 जनवरी, और 26 जनवरी को ही हमारे देश में संविधान को लागू किया गया। और उसकी खुशियां प्रतिवर्ष हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और जगह जगह पर तिरंगे को हम लोग लहराते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि इन सब का श्रेय जो जाता है, ये श्रेय उन महावीरों को, उन महापुरुषों को जाता है जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, हमें इस जिंदगी को, हमें इस यहां तक पहुंचाने के लिए। जो आज हम लोग इतनी अच्छी जिंदगी, जो पहले गुलामों की जिंदगी जिया करते थे, वो आज जो कि इतनी अच्छी जिंदगी हम जी रहे हैं, आप जी रहे हैं, सारा हमारा भारतवर्ष जी रहा है, ये पूरा का पूरा श्रेय उन वीरों को जाता है। और उन वीरों का बखान मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उनके त्याग का, उनके बलिदान का, उन्होंने जो इस भारत माता को, जो भारत माता को बचाने के लिए, इन्होंने गुलामी से जो बचाने के लिए उन्होंने जितना जो भी काम किया था, जितना भी उनका बलिदान था, जितना भी उनका त्याग था, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने शब्दों में उनको बखान कर सकता हूं। मैं अपने शब्दों में, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है, क्योंकि उनका काम इतना बड़ा था कि मेरे पास वो शब्द ही नहीं है कि मैं उसकी व्याख्या कर सकूं आपके सामने। और ऐसे शूरवीरों को, ऐसे महावीरों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। अब बात ये आती है कि भारतवर्ष में 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम मिल जाने के बाद, आज 72 वर्षों के बाद भी
जो मुद्दे की बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि 72 वर्षों के बाद भी हमारा देश, उस वक्त हमारे देश में जो भी संकट थे, भारत माता पे जो कष्ट था, जो गुलाम बना के रखा था अंग्रेजों ने, उस वक्त वो एक बहुत बड़ा संकट था, एक बहुत बड़ा कष्ट था। उस कष्ट को, उस संकट को दूर किया हमारे वीरों ने, अपनी जान भी न्यौछावर कर दी इस काम के लिए। पर कभी कभी मुझे लगता है 72 वर्ष बीत गए, उसके बाद भी मुझे आज भी लगा करता है हमारा भारत स्वतंत्र, हम लोग बड़े अच्छे से जी रहे हैं, पर फिर भी आज कुछ ऐसी डिसीजेस हमारे इंडिया में हैं, ऐसी कुछ खराबियां हमारे यहाँ पर पनप रही हैं धीरे धीरे, जिनको दूर करना भी उतना ही जरूरी हो गया है जितना जरूरी उस वक्त अंग्रेजों को भारत से भगाना था और पूर्ण स्वराज्य को हासिल करना था। उन प्रॉब्लम्स की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एक बार मैं उनसे आपको अवगत कराना चाहता हूं। तो मैंने 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हालांकि उनसे और भी अधिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर मुझे जो लगता है कि ये प्रॉब्लम्स, द मेजर इश्यूज इन इंडिया इस वक्त हैं, उन्हें, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर इस देश का युवा अगर चाह ले तो वो हर संकट से हमारे भारतवर्ष को बचा सकता है, इस तरीके की हर बीमारी से हमारे भारतवर्ष को बचा सकता है, वो दूर कर सकता है। इसलिए आज इस मंच से मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजों से आपको अवगत कराना चाहता हूं, जिससे मैं चाहता हूं कि हमारा भारतवर्ष इन चीजों से भी बचे, और आप कर सकते हैं, ये मुझे पूरा भरोसा है आप पर। उसमें से सबसे पहला जो पॉइंट मेरे पास है वो है हमारे इंडिया में करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। हमारे यहां पर मुश्किल से ही कोई प्राइवेट या पब्लिक ऑफिस ऐसा होगा जो इस करप्शन से अछूता हो। जहां भी आप जाइए, पब्लिक ऑफिस पे जाइए या आप कोई प्राइवेट सेक्टर पे चले जाइए, करप्शन हर जगह भरा पड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही बड़ी डिसीज है, एक बहुत बड़ी खराबी है जो कि हमारे कंट्री को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, और इससे कहीं ना कहीं हमारे देश का इकोनॉमी जो सिस्टम है ना, वो भी बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहा है। तो बहुत जरूरत है इसको बड़ी तेजी से और बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ इसको दूर करने का। ये एक संकट इस समय हमारी भारत मां पर बहुत ज्यादा है। दूसरा जो संकट है, दूसरी जो प्रॉब्लम है, दूसरी जो डिसीज है इस समय, वो है इलिटरेसी की डिसीज, निरक्षरता। हमारे भारतवर्ष में अगर मैं आपको 2011 सेंसस का डाटा मैं आपको बताऊं, 2011 का जो जनगणना हुई उसके आधार पर जो आंकड़ा मिला, उसमें ये पाया गया कि हमारे इंडिया में 74.04% लोग लिटरेट हैं, शिक्षित हैं। इसका मतलब है कि 25.96% लोग अभी भी इलिटरेट हैं। और मैं आपको बताऊं तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो हालत है साक्षरता और निरक्षरता पर, ग्रामीण क्षेत्रों की जो हालत है वो शहरी क्षेत्रों से भी कहीं ज्यादा खराब है, कहीं ज्यादा गई गुजरी है। इसमें एक चीज और है, वैसे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत बढ़िया वर्क किया उन्होंने। जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स खोले गए, उन पर बहुत सारा पैसा वो खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही। और एक चीज मैं और छोटी सी आपको बताऊं कि 74.04% लोग जो कि लिटरेट है ना, उनमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आज भी मुश्किल से ही पढ़ना और लिखना जानते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इससे भी हमारी भारत मां को बचाना ये एक चैलेंजिंग है, ये एक चुनौती है, और आप कर सकते हैं, ये मुझे पता है। नेक्स्ट, एजुकेशन सिस्टम।
नेक्स्ट पॉइंट जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं वो हमें हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम जो है वो थ्योरेटिकल सिस्टम है। मुझे कभी कभी काफी स्ट्रेंज लगता है कि ये जो थ्योरेटिकल सिस्टम है इस सिस्टम को प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड होना चाहिए, जिससे प्रैक्टिकली और स्किल के आधार पर स्टूडेंट को नॉलेज सीखने का मौका मिले। यहाँ का जो स्टूडेंट है वो केवल और केवल मार्क्स स्कोर करने के पीछे भागता है, नॉलेज गेन करने के लिए उसमें कोई उत्सुकता नहीं दिखाई देती। और यही रीजन है क्योंकि वो मार्क्स के पीछे भागता है, नॉलेज गेन नहीं करता। यही रीजन है कि वो कभी भी एक अच्छा लीडर नहीं बनता। लीडर से मेरा मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं है, एक ऐसा लीडर जो हमारी इंडिया को लीड करे, हमारे देश के लोगों को लीड करे और इस देश को उन्नति के रास्ते पर चलाकर इतना ऊंचा कर दे, इतनी ऊंची जगह पर पहुंचा दे कि हम सबको बड़ा गर्व हो। वो लीडर बनना जरूरी है और वो लीडर एजुकेशन सिस्टम में बदलाव से ही हो सकता है जब नॉलेज गेन करेगा स्टूडेंट। उसके बाद जो फोर्थ प्रॉब्लम मैं देखता हूं वो है पोल्यूशन का प्रॉब्लम। हमारे देश में काफी जगहों पर आज भी बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, जैसे अनट्रीटेड जो सीवियरेज होते हैं उनसे वाटर पोल्यूशन होता है। हमारे यहाँ बहुत ही पवित्र और मानी जानी जो नदियां हैं जैसे कि गंगा और यमुना, सबसे ज्यादा पोल्यूशन इन नदियों में होता है। हालांकि गवर्नमेंट ने, हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसने इसके लिए भी बहुत सारा वर्क किया है और काफी हद तक उन्होंने इसको कम भी किया हुआ है, लेकिन ये एक बड़ी वर्स्ट कंडीशन है। दूसरी चीजें और भी होती हैं, जैसे जो हमारा वेहिकुलर आपका जो ये गैसेस निकलती हैं, इनसे भी जो एयर पोल्यूशन होता है ये भी कहीं ना कहीं बड़ा डेंजरस होता है, ये बड़ी खतरनाक होती है, इससे डिसीजेस पनपती हैं और ये हमारे देश में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेंजरस है। मेरा कहने का मतलब ये है, इससे भी हम सभी को मिलकर अपनी भारत मां को बचाना है। नेक्स्ट और लास्ट जो मेरा पॉइंट है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी। बेरोजगारी ये युवाओं में एक बड़ी कॉमन डिसीज है, युवाओं में ये बड़ी कॉमन डिसीज है, बहुत डेंजरस चीज है बेरोजगारी का होना। मैं एक छोटा सा आंकड़ा लेके आया हूं कि अगर 2019 की मैं बात करूं, 2019 में तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो था, बेरोजगारी का जो दर थी वो 5.27% थी। वहीं ये दर एक साल बाद 2020 में बढ़ करके यही 7.11% हो गई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक वर्ष में ये दर 1.84% का वृद्धि हो गया। इस पे अनएम्प्लॉयमेंट में वृद्धि का होना ये एक बड़ी चैलेंजिंग चीज है, बड़ी डेंजरस बात है। इसको इंक्रीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इंक्रीज हुआ और इसको हम लोगों ने इमीडिएटली टैकल्ड नहीं किया, इसको हमने तुरंत ही उसके लिए कुछ अच्छे काम नहीं किए गए, तो इससे हमारे देश की सोसाइटी और हमारे देश की जो इकोनॉमी है उस पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, उस पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा और ये इसको फिर ठीक करना हमारे लिए चुनौती हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स मुझे लगते हैं, हालांकि इससे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं ज्यादा, पर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगते हैं कि इन पर हमको मिलजुल कर वर्क करना चाहिए। आज हम आजाद हैं, हमें बहुत खुशी है और गर्व है हमें ऐसे सूरवीरों पर जिनकी वजह से आज हम चैन की सांस लेते हैं और इतनी अच्छी जिंदगी जीते हैं। पर अब एक बार फिर से वक्त आ गया है कि ये जो चीजें हमारे देश पे पनप रही हैं, इनसे हमें अपनी भारत मां को बचाना है, इनसे हमें अपने भारत देश को बचाना है, ताकि हमारा देश दिन प्रतिदिन उन्नति करे और उन्नति करके एक दिन वो उन ऊंचाइयों को छुए जिन ऊंचाइयों पर हम अपने भारत देश को देखना चाहते हैं। बस इतनी सी ही बात मुझे करनी थी। अंत में दुष्यंत जी की इन 4 लाइनों से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।
कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, फिर इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिशें हैं कि अब ये सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिशें हैं कि अब ये सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।